Hello and good morning everyone. I welcome you all at Uverse News Analysis. Today is 2nd November 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got ready to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel at Uverse News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल, यहाँ पर छोटी सी आपके लिए अपडेट आ जाती है कि अक्टूबर ग्रोस जीएसटी कलेक्शन क्लाइम्स टू 1.72 लाख करोड़ रुपीस. अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम? रेवेन्यू जनरेशन की और जीएसटी कलेक्शन की. तो अक्टूबर तक अगर हम देखते हैं तो हमारा जो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन रहा वो कितना यहाँ पर है? 1.72 लाख करोड़ रुपीस हमने यहाँ पर क्लाइम किया है, हमें ज़्यादा मिला है. सो द 13.4% रेवेन्यू growth marked the sharpest year-on-year uptick since December 2022 and the break a 3-month streak of deceleration. तो यहाँ पर डिसलेरेशन हुआ है आपका दिसंबर 2022 से लेकर अभी हम देख रहे हैं तो हमारा टोटल जो रेवेन्यू ग्रोथ है कितना हमने मार्क किया? 13.4%. मतलब एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि 2022 के दिसंबर के बाद से जो हमारी रेट थी, ग्रोथ थी, रेवेन्यू ग्रोथ, वो ग्रोथ कितनी हुई है? 13.4% यहाँ पर हुई है. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. नेक्स्ट मूव करने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा कुछ क्वेश्चन. तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके मेकर्स थे उनका जो माइंड था वो किस रूप में हमारे सामने आता है? एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं. सो द प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज. आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है. क्वेश्चन ये पूछा जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी स्टेट के लिए कुछ रूल्स चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन निकालेंगे या कुछ पेपर वर्क ब्लूप्रिंट की तरह यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे. ये हमारा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे रूल्स होने चाहिए जिससे क्या होगा? स्टेट अच्छे से रन करेगा. तो इसी की बात करी कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे तो इंडिया कैसा होना चाहिए, उन्होंने ये किसके थ्रू रिफ्लेक्ट किया? प्रीएम्बल के थ्रू रिफ्लेक्ट किया या फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे. वीडियो को पॉज करें एंड वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स. अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, आपके कुछ इवेंट्स हुए थे जैसे कि आप बात करते हैं म्यूटनी ऑफ रॉयल इंडियन नेवी, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स थे. अब हमें इन इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में क्या करना है? आपको अरेंज करना है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ था, उसके बाद कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा हुआ. ठीक है, तो इसमें आपके पास देखिए ऑप्शन है 1 2 3, 2 1 3, 3 2 1 एंड 3 1 2. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पहले वीडियो को पॉज करेंगे, दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे. ओके, और यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. वीडियो के एंड में आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे. सो मेक श्योर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा पहला आर्टिकल है इम्पैक्टिंग आ वुमेन्स फ्रीडम ऑफ रिप्रोडक्टिव चॉइस. अब देखिए आप सभी को यहाँ पर ये केस के बारे में पता होगा. अक्टूबर 16 का ये केस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी. जो वुमेन थी वो परमिशन मांग रही थी कि उसे क्या करना है, 26 वीक लॉन्ग जो प्रेगनेंसी थी उसे टर्मिनेट करना था. ठीक है, टर्मिनेट क्यों करना था? आप सभी को अगर ये केस आप लोगों ने पढ़ा तो बहुत अच्छे से पता होगा. टर्मिनेशन इसलिए करना था क्योंकि उसने कहा कि उसकी जो मेंटल जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर रही है, जो पोस्ट पेंड्रम सिचुएशन मेंटल है उससे यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से, डिप्रेशन से यहाँ पर जूझ रही है, उसकी मेंटल कंडीशन नहीं है और उसकी यहाँ पर फैमिली अर्निंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो क्या कर सकें. जो इसका थर्ड चाइल्ड हो रहा है, ऑलरेडी दे हैड 2 चाइल्ड, उनके 2 चिल्ड्रन पहले से थे, बट ये उनका तीसरा बच्चा है, वो उसको यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. एक अच्छी फैमिली और एक अच्छी लाइफ यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उनकी फैमिली की इतनी अर्निंग नहीं है. ठीक है, और एक्चुअली यहाँ पर क्या था, वुमेन को हम बात करते हैं एक कंडीशन थी जिसको हम कहते हैं लैक्टेशनल एमोरिया. ओके, एक कंडीशन थी जिसमें क्या होता है कि कई बार वुमेन के जो पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो नहीं होती है, मिस हो जाती है. ओके, और जब वुमेन यहाँ पे प्रेग्नेंट थी तो उसको यहाँ पर पता भी नहीं था क्योंकि शी वॉज प्रेग्नेंट. ओके, यहाँ पे कुछ सिम्टम्स हो रहे थे लाइक नोजिया और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा था, जिसके कारण उसका अल्ट्रासाउंड हुआ जहाँ पर उसे पता चला कि शी इज़ अ प्रेग्नेंट ऑफ 24 वीक्स.
ओके, उसको यहाँ सारी चीज़ें पता चली। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा इंडिया की हम बात करते हैं, इंडिया का जो अबॉर्शन का एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो हमारा NTP एक्ट 1971 है, उसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें हम इस एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, आपका कितने वीक्स तक, 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक हम क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन का यहाँ पर आपका प्रोविज़न है कि अगर आप 20 वीक्स प्रेगनेंसी है तो क्या कर सकते हैं, आप अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है कि 24 वीक्स हो गए, 26 वीक्स हो गए और जो फीटस है आपका वो अच्छे से एबनॉर्मल है, फॉर एग्जाम्पल वो एबनॉर्मल है, उसकी ग्रोथ यहाँ पर अच्छे से नहीं हो रही, सो या फिर जो मदर है उसकी जान को यहाँ पर कुछ खतरा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन है, सो ऑन दैट कंडीशन यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 26 जो वीक्स है उसके बाद भी यहाँ पर अबॉर्शन करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस विमेन की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने पहले क्या किया, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए वायबल फीटस वर्सेस विमेन राइट, यहाँ पर दो कंडीशन आ रही, एक हो गया आपका फीटस का राइट और एक हो गया विमेन राइट। विमेन राइट की बात करते हैं तो विमेन के पास ये राइट है अंडर आर्टिकल 21 की राइट टू रिप्रोडक्शन, यहाँ पे उसकी जो प्राइवेसी है आप कह सकते हैं, ये सारे जो राइट्स हैं वो कहाँ पर आते हैं, आपके विमेन के राइट आते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो आर्ग्यूमेंट दिए गए हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो द जजमेंट फॉल शॉर्ट ऑफ बेस्ट वोइंग एनी explicit right to the unborn, but the upshot of its conclusion is that when a fetus become available is capable of surviving outside the mother's यूट्रस। तो उन्होंने ये कहा कि जब आपका जो फीटस होता है वह वाइबल हो जाता है, मतलब कि उसमें जान आ जाती है, तो वो मदर का जो यूट्रस है उसके बाहर भी सर्वाइव कर सकता है, ये कंडीशन आई। ठीक है, इसी के कारण यहाँ पर जो NTP हमारा MTP एक्ट है वो यहाँ पर कुछ कंडीशंस पोज करता है कि अगर फीटस यहाँ पर वाइबल है और वो आउटसाइड द यूट्रस मदर की सर्वाइव कर सकता है, तो इन दैट कंडीशन आप अबॉर्शन नहीं करवा सकते। अभी जो जजमेंट आया है इसमें कहा जा रहा है कि आपके दो एरर हैं। पहला एरर ये है कि stems from the court's failure to ask itself what ought to be seen as a central question to resolving the dispute। यहाँ पर कोर्ट ने सेंट्रल क्वेश्चन देखा ही नहीं, क्योंकि हमें ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने से पहले हमें एक जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है वो पता होना चाहिए। डज आ फीटस एंजॉय आ ऑटोनोमस मॉरल स्टेटस, क्या यहाँ पर जो फीटस है एक ऑटोनोमस मॉरल स्टेटस को एंजॉय करता है, क्या उसकी लीगल स्टैंडिंग है, क्या वो किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज करने में कैपेबल है या नहीं। इन राइट्स को क्या किया गया है, इग्नोर, मतलब कि इन क्वेश्चंस को साइडलाइन किया गया है, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं। और जो फीटस के राइट्स हैं एक तरीके से, मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। सॉरी फॉर द लास्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस की अभी हमने बात करी इन पर ज़्यादा फोकस किया गया कि जो आपका फीटस है वायबल है वो क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को एक्सरसाइज कर सकता है। ओके, तो इन क्वेश्चंस को क्या की प्रायोरिटी पे ज़्यादा रखा गया है, और जो राइट ऑफ प्रेग्नेंट विमेन टू हर प्राइवेसी एंड डिग्निटी इसको यहाँ पर दबा दिया गया है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सो द सेकंड, यहाँ पर कोर्ट फेल्स टू एग्जामिन वेदर द MTP एक्ट इज मेयरली एन इनेबलिंग लेजिस्लेशन, डज द स्टेटस फैसिलिटेट द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अब यहाँ पर एक तरीके से क्या हो रहा है कि जो वुमन है उसकी राइट, फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन आपका हो रहा है। अब ये पूरी यहाँ पर कंडीशन के बारे में डिस्कस किया गया है कि पूरा जो यूनियन गवर्नमेंट था, पहले तो यहाँ पर कहा गया कि वो जो मेडिकल कंडीशंस थी उसको देखते हुए जो विमेन है वो अबॉर्शन करवा सकती है, लेकिन कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है। फिर से मेडिकल बोर्ड यहाँ पर उन्होंने रिटर्न में क्लेरिफिकेशन दिया कि बच्चा पूरी तरीके से नॉर्मल है, यहाँ पर मदर भी आपका पूरी तरीके से नॉर्मल है, तो अबॉर्शन यहाँ पर नहीं करवा सकते। जो टाइम था 20 वीक्स का वो क्या हो चुका है, ये पास आउट हो चुका है। अब कितने हो चुका है, यहाँ पर 24 वीक्स हो चुके हैं। ठीक है, और कोई भी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन नहीं है जहाँ पर क्या कर सके, मतलब कि जो बच्चा है या फिर मदर, इन दोनों को किसी को कोई प्रॉब्लम पोज हो रही हो। ओके, सो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ये कहा जा रहा है कि रूलिंग दिस वे वर्डिक्ट रन अर्थवर्ड द कोर्ट्स डिसीजन recent jurisprudence on the fundamental rights to privacy and dignity. Indeed, it was only last year in X versus the government of Delhi, the relying on a 9 judges bench पुट्टा स्वामी केस। आप सभी को पुट्टा स्वामी केस पता होगा। पुट्टा स्वामी केस किसकी बात करता है, यहाँ पे आर्टिकल 21 की बात करता है, राइट टू प्राइवेसी की बात करता है। ये इनेबल करता है इंडिविजुअल्स को टू एक्सरसाइज ऑटोनॉमी ओवर देयर बॉडी माइंड एंड अलाउ वुमेन कंप्लीट फ्रीडम टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइस। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 21 है उसके अंदर क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के ऊपर क्या है, आपकी पूरी ऑटोनॉमी की, वो अपने माइंड के ऊपर, वो अपनी बॉडी के ऊपर कोई भी डिसीजन ले सकता है, कोई भी एक्शन ले सकता है। और जो आपकी हम कह सकते हैं क्या,
विमेन है उनके ऊपर ये उनको कंप्लीट फ्रीडम है रिप्रोडक्टिव चॉइस का कि कब उन्हें बच्चा करना है, कब बच्चा नहीं करना है, कैसे उनकी चीज़ें होनी चाहिए। सो ये जो अभी केस आया है, मतलब ये जो अभी डिसीजन आया है, उसने क्या किया है, ये जो आर्टिकल 21 है उसका यहाँ पर पूरी तरीके से वॉल्यूशन कर रहा है। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पर क्या किया गया, आपका इग्नोर किया गया है। यहाँ पर जो ह्यूमन डिग्निटी है उस आइडिया को स्प्रैंग आउट किया गया है। ठीक है, मतलब जो विमेन की आपकी रिप्रोडक्टिव चॉइस है उसको यहाँ पर इंटरफियर किया गया है और जो ह्यूमन डिग्निटी है उसको स्प्रैंग आउट किया गया है। ओके, इसमें दो बातें कहेगी कि इसके साथ साथ जो आपका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 है, Article 14, the equal right to equal protection and life are conferred on person and the constitutional decidedly does not award personhood to a fetus। यहाँ पर आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की। ओके, और ये कंफर्म करता है किसको, पर्सन को। लेकिन यहाँ पर जो फीटस होता है उसको हम पर्सनहुड का जो स्टेटस है वो अवॉर्ड नहीं कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। आर्टिकल 14 किसकी बात करता है, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ओके, और लाइफ की बात करता है। लेकिन ये किसको कंफर्म करता है, आपका किसी इंडिविजुअल को, किसी पर्सन को, ना कि फीटस को। फीटस को हम यहाँ पर पर्सनहुड का जो स्टेटस है वो अवार्ड यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखना होगा एक तरीके से जो ये विमेन का रिप्रोडक्टिव चॉइस है आज के टाइम पर हम देख रहे हैं। सो एक तरीके से आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 का हमारा क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूशन हो रहा है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। तो इस आर्टिकल में एक तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक क्रिटिकल आर्टिकल था। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम कुछ इस एक्ट के बारे में फैक्ट्स देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, पहले 1960s में जो अबॉर्शन था उसको इलीगल माना जाता था। अबॉर्शन वॉज इलीगल एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 312 ऑफ द इंडियन पीनल कोड बिफोर द 1960s। 1960 से पहले सेक्शन 312 उसके अंदर आपका अबॉर्शन इलीगल था। उसके बाद क्या होता है, 1964 में आपकी शांतिलाल शाह कमेटी बनती है, जो थोड़ी से ये जो अबॉर्शन लॉज होते हैं, यहाँ पे जो अनसेफ अबॉर्शन होता है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये कुछ ज़्यादा बढ़ रहे थे। तो उनसे ये कहा, इस कमेटी से ये कहा गया कि आप कुछ रिकमेंडेशंस दीजिए। उनके रिकमेंडेशंस पर क्या होता है, अगस्त 1971 में आपका MPT एक्ट आता है। फिर यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं, 2002 ब्रीफ अमेंडमेंट होता है यहाँ पर अबॉर्शन में। फिर क्या अबॉर्शन होता है कि 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक ग्रांटेड था, इम्यूनिटी थी कि आप डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, अबॉर्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ 21 में आपका फिर से अमेंडमेंट होता है और ये जो डेट है, मतलब कि टाइम पीरियड है, उसको एक्सटेंड किया जाता है 20 to 24 वीक्स। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। सो AI एंड द इशू ऑफ ह्यूमन सेंट्रिक इन कॉपीराइट लॉ। अभी कॉपीराइट लॉ की बात की जा रही है। मेनली यहाँ पर देखा जाए कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है ऑन 13 अक्टूबर। ये क्या है आपका, सेफ सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है आपका, सेफ सिक्योर एंड ट्रस्टवर्दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इलस्ट्रेट चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ ग्लोबल लीडर्स टूवर्ड्स AI regulations, implementation and the use of AI without the necessary safeguards can have enormous implications for the future of humanity। ये कहा जा रहा है कि अगर हम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ विदाउट सेफगार्ड्स करते हैं, इसका यूज़ हम बिना सेफगार्ड्स के करते हैं, तो ये क्या कर सकता है, इनॉर्मस इम्प्लीकेशंस हमारे ह्यूमैनिटी पर पोज कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक टाइम पे बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक तरीके से US के द्वारा ये एक वेलकम स्टेप है, वेलकम डेवलपमेंट किया गया है। ओके, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि आपके वेरियस आर्टिफिशियल जनरेटिव टूल्स है, जैसे कि आप चैट GPT का एग्जांपल ले सकते हैं। चैट GPT में आपने यहाँ पे कोई कमांड दी, पूरा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया और उसमें से आपको पूरा आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, जो भी आपको मटेरियल है वो मिल जाता है। अब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, हमारे मार्केट में आप देखेंगे आपको वेरियस ऑथर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर किसका इशू आता है, मेनली कॉपीराइट का इशू आता है। ओके, तो ये पूरा यहाँ पर एक केस डिस्कस किया गया है। एक आपके कह सकते हैं कि यहाँ पर एक पर्सन थे, वो प्रॉपर ऑथर थे, सेम नेम हो गया यहाँ पर। तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पे कॉपीराइट का आपका पूरा इशू चल रहा था। तो यहाँ पर जो उनका ग्राउंड था, हम कह सकते हैं ह्यूमन ऑथरशिप है ना, ये लैग कर रही थी किसमें, तो कॉपीराइट जो ऑफिस था उन्होंने जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब इसमें फिर नेक्स्ट ये कहा जाता है, हम इंडिया का केस देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने मटेरियल जनरेट कर लिया और उसे प्रिंट करवा के भेज दिया, लेकिन जो यहाँ पर एक्चुअल ऑथर्स हैं, है ना, एक्चुअल ऑथर्स हैं, उनका यहाँ पर क्या होता है, उनकी जो मेहनत है आप कह सकते हैं उसका यहाँ पर वॉल्यूशन होता है। सो द केस in India, compare the US episode with prevailing situation in India. In 2020, the Indian Copyright Office registered a work of art called Suryas for which a AI system named Raghav Artificial Intelligent Painting App। यहाँ पर 2020 का ये केस है आपका,
इंडियन कॉपीराइट ऑफिस रजिस्ट्रार, उनका एक वर्क था जिसका नाम था क्या, सूर्यस्त, क्या था, सूर्य एस, फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम नेम राघव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेंटिंग ऐप था। ओके, ये इसके को ऑथर थे। अब यहाँ पर ये क्या होता है कि जो सोल ऑथर थे, एक सोल ऑथर हो गए और दूसरे को ऑथर हो गए। तो यहाँ पर सिस्टम उनका जो एप्लीकेशन था कॉपीराइट ऑफिस के द्वारा इसको यहाँ पर क्या किया गया, आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर हम बात करते हैं इंडिया में कोई एक्ट है क्या, हाँ, तो इंडिया में कॉपीराइट एक्ट 1957 है, जिसमें यहाँ पर क्या किया जाता है, कॉपीराइट आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं व्हेन द मैटर बिकम कंट्रोवर्शियल द ऑफिस सेंड अ नोटिस टू ह्यूमन को-ऑथर इन विच एप्लीकेशन डिक्लेयरिंग इट्स इंटेंट टू विड्रॉ द रजिस्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या था, सोल ऑथर थे आपके और दूसरे को-ऑथर थे तो यहाँ पर फिर क्या होता है, मैटर थोड़ा आगे बढ़ता जाता है क्योंकि दोनों को यहाँ पे कॉपीराइट प्रोवाइड कर दिया गया था। लेकिन जब मैटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है तो जो को-ऑथर थे उनका जो रजिस्ट्रेशन था उसको कैंसिल करने की बात की गई कि उसको अब हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सो लाइक टू रिकमेंडेशन ऑफ द, यहाँ पर हम देखेंगे आपकी करंट रिपोर्ट आई है, किसकी रिपोर्ट है, 161st रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन कॉमर्स इंटाइटल रिव्यू ऑफ द जुडिशियल प्रॉपर्टी राइट्स रेजीम इन इंडिया जुलाई 2021। ओके, इस रिपोर्ट ने क्या सजेस्ट किया कि रिव्यूइंग द कॉपीराइट एक्ट 1957 एंड द पेटेंट एक्ट 1970 टू इनकॉर्पोरेट द ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड AI रिलेटेड इंटरवेंशन इन देयर एम्बिट। तो ये कहा गया कि आज के टाइम पर जो आपकी AI रिलेटेड इन्वेंशंस हैं, AI रिलेटेड आपकी जो टेक्नोलॉजीज यहाँ से इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं, तो इसके सजेस्ट यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इनको रिव्यू करने की हमें अब क्या है, ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पर जो हम IP राइट्स की बात करते हैं तो ये एक मोनोपोली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया आपका, जो आपको क्या करता है, आपके काम के लिए आपको यहाँ पर राइट प्रोवाइड करता है, आपको प्रोडक्शन यहाँ पर मिलता है। सो एज अ any monopoly right can have extensive negative consequences on society, we need to be cautious about extending। तो ये क्या कर सकता है, जो मोनोपोली है प्रोटेक्शन पे, है ना, ये अगर हम इसका ज़्यादा मोनोपोली राइट्स का यूज़ कर सकते हैं तो इसका हमें एक्सटेंसिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हमारी सोसाइटी में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज़ क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अंडरस्टैंडिंग द US इजराइल रिलेशंस। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, US इजराइल रिलेशन की। यहाँ पर आप सभी को पता है अक्टूबर 7 को हमास के द्वारा इजराइल में अटैक किया जाता है, जिसमें 1400 से भी ज़्यादा लोगों की क्या होती है, आपकी जान जाती है। यहाँ पर फिर US की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है, US यहाँ पर इस आप सभी को पता है कि US डिक्लेयर करता है कि हम किसके साथ है, इजराइल के साथ यहाँ पर खड़े हैं, स्टैंड है। इवन अब जो आपका UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया ह्यूमैनिटेरियन पॉज के लिए फॉर इजरायली अटैक, इसमें यहाँ पर US ने इसको क्या किया है, वीटो किया है। और जो आपका ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस था, असेंबली में एक और ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस की बात करी तो उसके अगेंस्ट में US ने क्या किया, आपका वोट किया है। इतना क्लियर हुआ। अब US और इजराइल के रिलेशन इतने अच्छे क्यों हैं, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है इजराइल की US के लिए, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इजराइल की एक स्ट्रैटेजिक वैल्यू है, कहाँ पर हम बात करते हैं, आपका जो वेस्ट एशिया है उस रीजन में इजराइल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर US सॉ इजराइल एज अ पावरफुल बुलवॉक अगेंस्ट पॉसिबल सोवियत एक्सपेंशन इन अरब वर्ल्ड। यहाँ पर जो सोवियत का एक्सपेंशन हो रहा था अरब वर्ल्ड में इन द ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एरा, तो इजराइल ना एक पावरफुल नेशन की तरह सामने निकल कर आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजराइल क्या US का धीरे धीरे यहाँ पर जो इंटरेस्ट था वेस्ट एशिया में ज़्यादा बढ़ने लगा। तो US को ये समझ में आया कि हम इजराइल के साथ मिलकर, US और इजराइल के साथ मिलकर सऊदी अरेबिया को हम साथ में लेकर आ सकते हैं और इजिप्ट को यहाँ पर साथ में लेकर आकर हम क्या कर सकते हैं, वेस्ट एशिया में स्टेबिलिटी को लेकर आ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें है स्ट्रेटेजिक वैल्यू एक्सप्लेन अ क्लोज पार्टनरशिप और अलायंस लाइक अमेरिका रिलेशनशिप विद जापान, साउथ कोरिया और जर्मनी। जैसा यहाँ पर अलायंस है आपका अमेरिका किसके साथ, जापान के साथ, साउथ कोरिया के साथ एंड जर्मनी के साथ। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक आपका अलायंस बना सकते हैं सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और इजराइल के साथ मिलकर वेस्ट एशिया में, और वहाँ पर एक तरीके से अपनी हेजेमनी को इम्पोज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि a host other factors including America's public opinion, electoral politics and powerful Israel lobby in US। यहाँ पर क्या है, US में एक पावरफुल इजराइल लॉबी है
और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी आपकी चलती है, जो मेनली यहाँ पर किसको, जो यूएस कांग्रेस है, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन्स हैं जो इसको क्यों करते हैं, इसराइल को एज अ फेवरेबल व्यू करते हैं। तो आपकी कुछ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इसलिए इसराइल क्या हो जाता है, यूएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसकी इसराइल और यूएस के रिलेशनशिप की बात करते हैं तो 1948 में आप सभी को पता है कि इसराइल डिक्लेयर किया जाता है। सो Jewish homeland even before the state of Israel was declared within historical Palestine in 1948, March 3, 1919, 2 years after the Balfour Declaration। यहाँ पर 1919 में आपका क्या होता है, बेल्फोर डिक्लेरेशन होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो डिक्लेयर करती है कि पैलेस्टीन में ही हम क्या करेंगे, ज्यूज का होमलैंड यहाँ पर बनाएंगे। उसके बाद पूरा वॉर चलता है, 1992 आता है आपका, वहाँ पर रेजोल्यूशन पास होता है। फिर 1947 में क्या, यूएस वॉज द फर्स्ट कंट्री हु रिकॉग्नाइजेस इसराइल एज अ नेशन। यूएस क्या था, आपकी पहली कंट्री थी जिसने क्या किया था, इसराइल को एज अ नेशन यहाँ पर आपका एक्सेप्ट किया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं in 1922 and 1944 the US Congress passed resolution endorsing the Balfour Declaration. The US was the first country that recognized Israel in 1948. The recognition came in 11 minutes after the proclamation. तो यहाँ पर जब ये रेजोल्यूशन का प्रोक्लेमेशन हो जाता है उसके बाद से ही यूएस क्या करने लगता है, इसराइल को रिकॉग्नाइज करने लगता है। इवन यहाँ पर यूएस यहाँ पे ऑफर करता है प्रैक्टिकली अनकंडीशनल फाइनेंशियल, मिलिट्री और जो पॉलिटिकल सपोर्ट है इसराइल को यहाँ पर सपोर्ट करता है। और इसी सपोर्ट के कारण आप कह सकते हैं 1967 में जो पैलेस्टीन के साथ वॉर हुआ था उसमें यहाँ पर इसराइल को जीत मिलती है। ओके, सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। और नेक्स्ट हम बात करते लेते हैं कि इसराइल क्या है, यूएस का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यहाँ पर $50 बिलियन का क्या होता है, इसराइल और यूएस के बीच में ट्रेड होता है। तो ये पार्टनरशिप भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ यहाँ पर दोनों जो कंट्रीज है जॉइंट रिसर्च और डेवलपमेंट एंड वेपन्स में भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं इसराइल की जो इंपॉर्टेंस है यूएस के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, सो आई होप दिस वन इज़ क्लियर। नाउ यहाँ पर हम थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। सो कन्फ्लिक्ट यहाँ पर आपका ये जो इसराइल और पैलेस्तीन का वो 100 साल पुराना है, ज्यूइश और अरब के बीच में। फिर हम देखते हैं 1882 और 1948 की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ज्यूइश फ्रॉम द ग्राउंड अराउंड द वर्ल्ड गैदर्ड इन पैलेस्तीन। पूरे वर्ल्ड से यहाँ पर जितने भी ज्यूइश थे वो कहाँ गैदर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, आपके पैलेस्तीन में होते हैं। ये जो पूरा मूवमेंट था उस मूवमेंट को हम अलिहाज कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, क्या कहते हैं, अलिहाज कहते हैं। 1917 में ऑटोमन एम्पायर वर्ल्ड वॉर जब आपका 1 होता है तो फॉल हो जाता है और यूके कंट्रोल कर लेता है किसको, पैलेस्तीन में। और यूके यहाँ मतलब जो आपका ब्रिटेन होता है वो यहाँ पर कहता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ज्यूस माइनॉरिटी है और अरब मेजॉरिटी है इसको, इनके लिए लैंड को एनिबिट किया जाएगा। फिर आपका बेल्फोर डिक्लेरेशन होता है जिसमें ये कहते हैं कि जो पैलेस्तीन है वो किसका होम है, ज्यूस का होम है। फिर ये पैलेस्तीन से इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं। फिर 1947 में आपका एक रेजोल्यूशन पास होता है, ओके, जिसमें जो ज्यूइश लीडर्स हैं उस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन अरब्स इस चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो ये इस तरीके से पूरा आपका क्रिएशन होता है इसराइल का। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पहले पूरा पैलेस्तीन था, फिर धीरे धीरे इसराइल का ऐसे यहाँ पर 1947 में यूएन प्लान आता है, फिर से यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है और धीरे धीरे 2005 की कंडीशन है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारा आज का नेक्स्ट आर्टिकल है, बांग्लादेश नॉमिनी डिफीट्स नेपाल्स इन रेस फॉर WHO रीजनल पोस्ट। WHO की रीजनल पोस्ट होती है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया यहाँ की हम बात करते हैं। तो WHO की जो रीजनल पोस्ट है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, तो यहाँ पर बांग्लादेश नॉमिनी ने क्या किया है, नेपाल की जो नॉमिनी थी उसको डिफीट कर दिया है। सो हियर यू विल सी इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नॉर्थ कोरिया, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड एंड टाइमोर लेस्ट 10 of 11 मेंबर कंट्रीज टुक पार्ट इन द वोट। यहाँ पर टोटल 11 कंट्रीज ने क्या किया था, वोटिंग में पार्ट किया था। और इस वोटिंग में जो मेन है, हम यहाँ पर देखेंगे कि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना's डॉटर साइमा वजीद इलेक्टेड एज अ रीजनल डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो साउथ ईस्ट एशिया रीजन की जो रीजनल डायरेक्टर हैं उनको यहाँ पर क्या किया गया, आपका सेलेक्ट किया गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है 53 एक्सीडेंट्स 19 डेथ्स पर आवर इन रोड क्रैशेस इन 2022 सेज मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि इंडिया में हर 1 घंटे में 53 एक्सीडेंट्स होते हैं और 19 उसमें से क्या होती है, डेथ होती है। और ये जो डेथ टोल है वो आपका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता ही जा रहा है। सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, इंडिया के बाद यहाँ पर चाइना में, और चाइना के बाद यहाँ पर यूएस में। सो हियर यू विल सी द डेटा इन 2018 4.7 लैक्स जो आपकी फर्टिलिटी से 1.7 लाख एंड सीवरिटी की बात करते हैं वो कितनी 32.4 है। सीवरिटी का मतलब होता है कि
100 में से कितने लोगों की जान गई है, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए 100 में से यहाँ पर हम मान लें कि 70 लोगों की जान चली गई, तो ये केस क्या है आपके बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो रहा है। तो इंडिया में यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको केसेस दिख रहे हैं एक्सीडेंट के कारण, जहाँ पर ज़्यादातर लोगों की क्या हो रही, अब तक हम देखेंगे टोटल 4,61,312 जो रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, इसमें से 1,68,419 लाइफ्स आपकी क्या हुई हैं, जा चुकी हैं। ओके और ये जो डेटा है आपका, जो नंबर है वो धीरे धीरे, पहले ये 9.4% था, अभी 9.4% से इंक्रीज होकर 11.9% पहुंच चुका है। ओके सो यहाँ पर आर्टिकल्स एंड न्यूज़ तो ख़त्म होते हैं, अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, ओके, द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या कर रहा था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का माइंड था उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी 3, 2, 1। पहले आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है, देन म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी ये आपका लॉन्च होता है। सो इसमें आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजी है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड इवेंट है और ये थर्ड इवेंट है। सो 3, 2, 1 ये आपका इस तरीके से हो जाता है। सो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेट यहाँ पर देखेंगे आपको क्लियर होगा। सो देखिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी कब होती है, 1931 में। सो ये आपका फर्स्ट इवेंट हुआ। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एंड द म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी ये आपका होता है, कब प्लेस होता है, 1946 में। ओके सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।